हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और सबकी जो नीट की तैयारी है वो भी बहुत ज़ोरदार से चल रही होगी। नीट की तैयारी में मैं आपके सामने आज चैप्टर लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन के थ्रू ही हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है किसी क्लोज लूप से, वो अपने को दिया हुआ है ना। क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है टाइम के साथ, वो कैसे चेंज हो रहा है वो अपने को दिया हुआ है। टाइम यहाँ पे सेकंड्स में है और अपने को बताना है उस लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। टाइम 3 सेकंड पे क्या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो अपने को पता है फैराडे ने इसका लॉ दिया था कि ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वो ईएमएफ अपने को पता है कैसे रहती होती है, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, और उसके नेगेटिव फ्लक्स के चेंज का नेगेटिव साइन किसके इक्वल, ईएमएफ इंड्यूस। तो अपने को यही निकालना, और किस टाइम पे निकालना है, टाइम 3 सेकंड पे। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या बन जाएगा डेरिवेटिव इसका, 6t² है तो वो हो जाएगा 12t। 2t का क्या आ जाएगा 2, और 7 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो क्या बन रहा है अपना, -12t+2। किस टाइम पे पूछा गया अपने को, 3 सेकंड। तो इसमें टाइम की वैल्यू का रख देंगे 3। वो आ जाएगा -12 × 3 + 2, जो कि बन जाएगा 36 + 2, जो कि -38 वोल्ट है। नहीं, माइनस जस्ट साइन बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड कितना है 38 वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 38 वोल्ट। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने रखी हुई है, और एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल जो है नीचे की तरफ है, और उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे बार मैग्नेट है, उसको ड्रॉप कर दिया, ऐसे पकड़ा हुआ था छोड़ दिया, है ना। ये कॉइल के थ्रू क्या है, पास होके जाएगी। और अपने को बताना है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। जब ऐसे बार मैग्नेट उसके थ्रू पास हो रही है तो उस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका अपने को डायरेक्शन बताना है। और किसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन देखना है अपने को, ऑब्जर्वर, जो कि अपने को ये ऊपर दिया हुआ कॉइल से ऊपर से कोई ऑब्जर्वर एक देख रहा है, तो उसको क्या करंट इंड्यूस दिखेगा, उसका डायरेक्शन वो अपने को बताना है। तो समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे लेंज लो। लेंज लो ही बताता है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के बारे में। लेंस कहता है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे इंड्यूस होगा, जो भी इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा। करंट का डायरेक्शन ऐसे इंड्यूस होगा, जो भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसका अपोज। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, उसको फ्लक्स को घटाना है। अगर इसके कॉइल के थ्रू फ्लक्स घट रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उसको फ्लक्स को क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है। बस उसको चेंज का अपोज करवाना है। इंक्रीज हो रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो उसको बढ़ाना है। तो अगर देखें बार मैग्नेट ऐसे उसके अंदर की तरफ जा रही है ना, तो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसके थ्रू फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो पहले अपना फ्लक्स, फर्स्ट फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, उसको कम करना है ना। तो इधर नॉर्थ पोल अपने को पता है, फील्ड लाइन ऐसे इसके थ्रू एंटर कर रही है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उसको कम करेगा उसके फील्ड को। उसका फील्ड अगर देखें ऐसे नीचे की तरफ, ये ऐसे करंट इंड्यूस करवा लेगा ताकि इंड्यूस वाला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ रहे, उसके फ्लक्स को कम करना चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इस कॉइल में करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम अगर फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब ऊपर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। तो पहले करंट कैसे बनेगा उसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ही एंटर कर रहे हैं, नॉर्थ पोल जा रहा है ना, तो उसको अपोज करवाना है, उसको रोकना है नीचे आने से। तो रोकने के लिए उसको कौन सा पोल यहां पे बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल।
नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ, तो मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। बट जब ये मैग्नेट ऐसे पास कर जाएगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, जब पास कर जा रहा है तो दूर जाने लग गया, तो इसके थ्रू जो है फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया। आफ्टर क्रॉसिंग अपना जो फाई है वो डिक्रीज होने लग गया, तो अभी अपने को फ्लक्स इंक्रीज करवाना है। तो इंक्रीज कैसे होगा, इसको वापस ऊपर खींचना पड़ेगा, तो ऐसे नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ, नीचे की साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ऊपर की साइड साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि अपने को ऊपर वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या दिखेगा। तो अगर ऊपर साउथ बनेगा तो अभी करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर आफ्टर क्रॉसिंग करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो मतलब ऑप्शन 2 है ना। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग लगाना है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना है, तो घटाने के लिए जैसे नॉर्थ आ रहा तो इसने नॉर्थ ही बना लिया, नॉर्थ बना लिया फील्ड बाहर की तरफ, तो करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। जब बाहर जाने लग गया, फ्लक्स घट रहा है तो उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, नीचे नॉर्थ बन जाएगा तो ऊपर साउथ, ऊपर साउथ मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, अपने को पॉसिबिलिटी बतानी है इंड्यूस करंट की फॉर ए सर्कुलर लूप। एक लूप दे रखी है ऐसे सर्कुलर शेप में, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसे v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रही है। तब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, होगा तो अगर कांस्टेंट होगा, या पहले इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इन चीजों के बारे में अपने को बताना है। तो अगर अपने को बोल रखा है उसने वो बाहर की तरफ जा रही है, यूनिफॉर्म फील्ड से बाहर जा रही है, तो अगर फील्ड से बाहर जा रही है तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो कोई ना कोई करंट आएगा, और लूप अपनी ये क्लोज है तो कोई ना कोई करंट आएगा ही आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा कि करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, क्लोज लूप है, अगर ईएमएफ आएगी तो करंट क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, नो करंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखेंगे जो करंट इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरी करने वाला होगा। तो अगर हम देखें ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो हम ऐसे लिखते होते हैं, -d∅/dt, और जो करंट इंड्यूस होगा वो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, जो कि बन जाएगा -1/r इंटू d∅/dt। ये इंड्यूस करंट रहने वाला है। तो ये जो करंट इंड्यूस है वो डायरेक्टली है किसके, d∅/dt के। तो अगर ये चेंज जो है कांस्टेंट है, फ्लक्स का जो चेंज टाइम के साथ हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो करंट क्या है, कांस्टेंट। अगर जो चेंज फ्लक्स में हो रहा है टाइम के साथ वो कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब करंट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अगर हम इस लूप को देखें, ऐसे फील्ड है, जब ये लूप ऐसे बाहर जाने लग रहा होगा, पहले अगर देखें कुछ इतना पोर्शन बाहर गया, फिर कुछ इतना पोर्शन बाहर गया, फिर कुछ इतना पोर्शन, फिर इतना पोर्शन, फिर इतना पोर्शन, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर जा रहा है तो सेम सेम टाइम में लीनियर डिस्टेंस तो क्या करेगा, सेम ही कवर होने वाला है। बट अगर मैं एरिया देखूं, पहले इतना एरिया बाहर गया, फिर इतना एरिया बाहर गया, फिर इतना एरिया, फिर इतना एरिया, फिर इतना एरिया, फिर इतना एरिया, तो स्टार्टिंग से जब डायामीटर तक जा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, जो बाहर जा रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और मुझे पता है मेरा जो फ्लक्स रहता है वो कैसे लिखा जाता है, B/A। तो स्टार्टिंग में ज्यादा एरिया बाहर जा रहा है तो मतलब जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, कब तक, डायामीटर तक। तो ये जो चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, d∅/dt जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, पहले इंक्रीज हो रहा है, कब तक, जब तक हम इसके डायामीटर तक नहीं रीच कर जाते। डायामीटर के बाद फिर से एरिया जो चेंज हो रहा है वो कम होता जा रहा है साइज उसका, फर्स्ट इंक्रीज अप टू डायामीटर ऑफ लूप, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने का, आफ्टर दैट वो डिक्रीज हो रहा है।
तो करंट में भी सेम चेंज देखने को मिलेगा, दोनों ही डायरेक्टली हैं। तो करंट पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन 3। इंड्यूस करंट जो रहेगा पहले इंक्रीज होगा बाद में घटने लग जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ, एक फिगर दी हुई है जिसमें इंड्यूस करंट अपने को टाइम के साथ उसका क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। करंट का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है इंड्यूस करंट का, और अपने को रेजिस्टेंस बता रखी है उस लूप की। अपने को फ्लक्स चेंज बताना है कि इस जो ये करंट आ रहा है जो इंड्यूस करंट, उसके लिए जो फ्लक्स का जो चेंज हुआ होगा वो कितना रहा होगा वो बताना है। तो अपने को पता है जो करंट लिखा जाएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपनी डी फाई बाई डी टी बाय आर। इसको ऐसे लिख लेते हैं आई इंटू आर, इधर डी टी माइनस फ्लक्स का चेंज। दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये आर तो कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, इधर करंट का इंटीग्रेशन टाइम के ऊपर, इधर अपना ये चीज क्या बन जाएगा, फ्लक्स का चेंज। तो अपने को ये निकालना है फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, जो कि किसके कुल रेजिस्टेंस और ये करंट का टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन। और अपने को पता है इंटीग्रेशन ग्राफ से कैसे देखा जाता है, एरिया से। तो अपने को रेजिस्टेंस को एरिया ऑफ द, इस ग्राफ के एरिया, जो एरिया अंडर द कर्व है उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो लिखते हैं फ्लक्स का चेंज जो अपना बनने वाला है, रेजिस्टेंस अपनी कितनी दे रखी है 20, एरिया लिखते हैं। अगर देखें ट्रेपीजियम बन रहा है, ये वाली साइड की लेंथ अपने को 0.25 और ये वाली 0.25, और ये हाइट जो है अपनी कितनी 6। तो ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक 0.25 है दूसरी 0.5, और इंटू हाइट जो कि कितनी है 6। 2 से इसको कट करेंगे 3, क्या बन जाएगा 20 इंटू, ये 0.75 बनेगा जिसको 75/100 लिख लो, इंटू 3। 25 पे कट कर देते हैं, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4, 4 से इस 20 को कट कर देते हैं 5, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45, तो 45 वेबर है ना। ऐसा यूनिट फ्लक्स का क्या रहता है, वेबर। तो ऑप्शन 4 बन जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, कंडक्टर है पी क्यू आर एस टी। ये पी क्यू आर एस टी एक कंडक्टर दे रखा है, 4 रोड से मिलके बना हुआ है, सबकी लेंथ इक्वल है, मूव कर रहे हैं कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। डायग्राम में अपने को शो कर रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं जो कि कितना 0.5 टेस्ला। ईच रोड की अपने को लेंथ दे रखी है जो कि कितनी 2 मीटर है ना। इंड्यूस ईएमएफ बताना अपने को किन पॉइंट्स के बीच में, पी और टी के बीच का, जो कि रोड के एंड पॉइंट है उनके बीच का ईएमएफ इंड्यूस देखना। तो अगर देखें ऐसे, अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अंदर कोई ऐसे रोड है, मान लो लेंथ एल, कुछ ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर ये लेंथ v और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कैसे लिखी जाती है, बी एल वी। तीनों अगर परपेंडिकुलर है, लेंथ v और मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपना ऐसे दिया होता, ये लेंथ है, मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल में जा रही है ना, तो उसकी लेंथ और v अगर 90 एंगल पे नहीं है, तो उस केस में हम इसके क्या कर लेंगे, कंपोनेंट तोड़ लेंगे। एंगल थीटा ले लो, इधर बन जाएगा v cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा v sin थीटा। तो अभी लेंथ ये है, उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कितनी v sin थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर में है जो कि b। तो इस केस में ईएमएफ लिखी जाती होती है जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी जो अपनी v sin। तो 1 बाय 1 इन दोनों को ही यूज करके हम P और T के पॉइंट के बीच का क्या निकालते हैं, ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं।
तो अगर मैं ये पी क्यू वाला सेक्शन देखूं, क्योंकि पूरी चीज 5 से ऊपर जा रही है तो ये भी ऐसे 5 से ऊपर जा रही है, और इसकी लेंथ कितनी है √2। सेम इधर वाला पोर्शन देखें, इसकी भी लेंथ कितनी है √2, और ये भी ऐसे ऊपर की तरफ कितने से जा रही है 5 से। अगर देखें इसकी लेंथ जो है इस साइड में, वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ है 5, सेम इसमें जो कि लेंथ के 90 एंगल पे नहीं है, तो अपने को क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो पहले अगर मैं पी क्यू का लिखूं, पी क्यू के अक्रॉस ईएमएफ और जो एस टी के अक्रॉस रहेगा, उसमें तो लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों के हैं 90 एंगल पे, सीधा सीधा आ जाएगा बी एल वी। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला, लेंथ अपने को कितनी दे रखी है √2, वेलोसिटी अपने को दे रखी है उनकी 5। अगर इसको लिख लें 5/10 √2 × 5, 5 से इसको कट कर दो तो ये बन जाएगा 5/√2 वोल्ट। ये पी क्यू और एस टी के लिए आ गया। अब क्यू आर और आर एस के लिए देखते हैं। तो अगर देखें क्यू आर वाला सेक्शन अपना ऐसे, और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से 5 से, और दूसरा आर एस वाला सेक्शन अपने को ऐसे दिया, और ये एंगल दिखाया हुआ था कि 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे यहां से बीच में से बाइसेक्टर से लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एंगल क्या रहने वाला 45। सेम इधर एंगल बनने वाला कितना 45। वेलोसिटी के इधर कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 45, और इस साइड कंपोनेंट बन जाएगा 5 sin 45। तब परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि ये उसकी लेंथ है √2 मीटर, उसके परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कितनी आ रही है 5 sin 45। तो ये क्यू आर पोर्शन के लिए, सिमिलरली आर एस के लिए भी सेम बनेगी, सिमेट्रिक शेप है, वैसे ही दोनों की सेम ही है, जो कि कितना आ जाएगा बी एल वी अपने को साइन वाला कंपोनेंट। वैल्यू प्लग कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5, लेंथ अपनी √2, वी 5 sin 45 1/√2। √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसर, तो क्या बन जाएगा 5/10 × 5, कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। अब नेट निकालते हैं, अपने को पीटी के बीच में चाहिए, तो क्या आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का एमएफ, फिर आर एस का, फिर लास्ट अपना एस टी। तो जो अपना पी क्यू और एस टी का था वो आया था अपना 5/√2, तो ये 5/√2, और ये लास्ट वाला भी कितना 5/√2, और इन दोनों का कितना है 5/2। तो क्या बन रहा है 2 टाइम 5/√2 प्लस 2 टाइम 5/2। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर √2 से 2 को कट करते हैं, √2 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है 5√2 प्लस 5, √2 की वैल्यू रख लेते हैं 1.4, 5 × 1.4 करेंगे 7 बन जाएगा, 7 + 5 जो कि कितना आ रहा है 12। तो 12 वोल्ट जो है पी और टी के बीच में नेट ईएमएफ बनने वाली। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन 3 बन जाएगा। ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, रोड है जिसकी लेंथ L, मास दे रखा है कितना उसका M, रेजिस्टेंस उसकी नेग्लिजिबल है, स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड में अपने वेट की वजह से, है ना। 2 वर्टिकल फ्रिक्शनलेस रेल हैं, तो ये 2 वर्टिकल फ्रिक्शनलेस रेल हैं, और उनके ऊपर ये L लेंथ की रोड, और जिसका मास M है, वेट की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड कर रही। अपने को बोल रहे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B लग रहा है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर में है, जैसे ये शो करा हुआ है क्रॉस के साइन, है ना। तो अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अपने को टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये तब आती है जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाती है 0। तो अगर देखें, एक तो इस रोड का वेट mg जो है नीचे की तरफ लगेगा। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी है v हो चुकी है,
तो ये रोड मूव कर रही है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ की वजह से क्या आएगा, करंट। तो अपने को पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या रहने वाली है, बी एल वी। एल वी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों 90 पे है, तो बी एल वी ये ईएमएफ इंड्यूस होगी। और करंट क्या आने वाला है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, जो कि क्या बन जाएगा, बी एल वी बाय आर। तो इस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और एक तरह से करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रही होगी जो mg को कैंसिल करेगी, नेट फोर्स 0 बनेगी और वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, जो कि अपनी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी तब। तो फोर्स ऊपर की तरफ मैग्नेटिक वाला लग जाएगा जो कि कितना, आई एल बी। नेट फोर्स 0 है उसके ऊपर, तब अपने पास जो उसकी वेलोसिटी है किसके इक्वल हो जाएगी, टर्मिनल के इक्वल, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। नेट फोर्स 0 मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे, आई एल बी किसके इक्वल, एम जी के इक्वल। आई की वैल्यू रख देते हैं जो कि क्या है, बी एल वी बाई आर। तो यहां से अपना क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी बाई आर किसके इक्वल, एम जी। वेलोसिटी टर्मिनल वाली हो चुकी है तो इसको वी टी लिख लें, यही वेलोसिटी अपने को निकालनी। तो क्या आ जाएगी ये टर्मिनल वेलोसिटी, एम जी आर बाय बी का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर, एम जी आर बाय बी का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 बन जाएगा, एम जी आर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, कंडक्टिंग रोड है एसी, लेंथ उसकी अपने को 5L दे रखी है। तो ये ए पॉइंट, ये सी, टोटल लेंथ 5L दे रखी है। रोटेट कर रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेपर है। ओ से ए वाली लेंथ अपने को बता दी 2L है, ओ से सी वाली लेंथ बता दी 3L है, और अपने को पोटेंशियल के डिफरेंस निकालने कुछ पॉइंट्स के बीच में। तो समझते हैं पहले कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर अगर हम किसी रोड को घुमाते हैं, मान लो ऐसे किसी रोड को घुमाते हैं, ये वाला पॉइंट O और ये वाला पॉइंट A, मान लो ऐसे मैं घुमा रहा हूं ओमेगा से, और इसकी लेंथ है कुछ L। तो जब ऐसे रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो अपने को पता है सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उनकी कुछ वेलोसिटी रहेगी। तो अभी हमने सीखा जैसे रोड किसी v वेलोसिटी से घूमती है तो उसके अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसमें अलग अलग पोर्शन अलग अलग सर्कल के रेडियस में घूम रहा है तो अलग अलग उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है। नेट ईएमएफ हम इंटीग्रेट करके निकालते होते हैं, जो कि क्या बनती होती है, हाफ बी ओमेगा इंटू, ये पूरी रोड के अंदर हम देख रहे हैं जो लेंथ है उसकी, उसका स्केल है ना। ये ईएमएफ इंड्यूस किन पॉइंट के बीच में, ओ और ए के बीच में, उनके बीच का डिस्टेंस L, हाफ बी ओमेगा इंटू एल का स्केल, ये ईएमएफ इंड्यूस रहती होती है। सिमिलरली यहां पे भी अपने को निकालना है, एक तो O और ए के बीच में देखना है और C के बीच में भी देखना है। बट इसमें थोड़ा साइन का भी अपने को ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक में VA माइनस ओ मांग रहा है, एक में VA माइनस VC मांग रहा है, एक में VO माइनस VC मांग रहा है। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट जो है हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा वाला लो पे होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना, साथ में साइन भी देखने हैं कि कौन सा वाला हाई पोटेंशियल है, कौन सा वाला लो। तो उसको समझते हैं कैसे देखना है। अपने को पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, Q इंटू V क्रॉस B। ये रोड ऐसे घूम रही है तो मतलब इधर वाला पोर्शन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, इधर वाला पोर्शन जो है ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो Q इंटू वी क्रॉस बी, तो फोर्स ऐसे लगेगी है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इस साइड आ जाएगा। सेम इस केस में मैग्नेट जो अपना वेलोसिटी है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ लगने वाली है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट में मूव करेगी।
तो यहाँ पे अपने को दिख गया, अगर इन दोनों में पूछता तो O का पोटेंशियल हाई है, और C में पूछता तो किसका पोटेंशियल हाई है, O का। वन बाय वन इनके पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। पहले अगर मैं लिखूं VO माइनस VC, वो क्या बनेगा, हाफ B ओमेगा, और ये वाली लेंथ अपने को कितनी दे रखी है, 3L, क्योंकि क्या आ जाएगा 3L का, जो कि क्या बन जाएगा 9B ओमेगा L का स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम चेक करें VO माइनस VC, वो क्या लिख रहा है 7B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, जो कि क्या हो जाएगा रॉन्ग, वो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब ये और A वाला देख लेते हैं, VO माइनस VA, वो क्या बन जाएगा हाफ B ओमेगा, ये लेंथ अपने को दे रखी है 2L, तो इधर क्या आ जाएगा 2L का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2B ओमेगा 4L का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 4B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो अगर हम चेक करें, उसने VA माइनस VO दे रखा है, एक तो उल्टा दे रखा है, जो कि नेगेटिव आना चाहिए, ये तो रॉन्ग ही है। अब अपने को एक तो ये चेक करना है VC माइनस VO, इसी का उल्टा वो तो -9 बनने वाला, तो ये भी क्या है रॉन्ग। अब चेक करते हैं VA माइनस VC, मुझे VA माइनस VC चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने पास VA माइनस VC बन जाएगा। मैं क्या करता हूं, VO माइनस VC में से माइनस कर देते हैं VO माइनस VA, जो कि 9 माइनस 4 क्या बन जाएगा 5B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, और ये VO तो क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो VA माइनस VC अपना क्या आ जाएगा 5B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। तो अगर चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन 3, उसमें भी क्या बन रहा है 5B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है जिसमें करंट कितना जा रहा है 7 एम्पियर, और वो डिक्रीज कर रहा है किस रेट से 500 एम्पियर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 500 एम्पियर घट रहा है करंट। अपने को क्या निकालना है, VB माइनस VA निकालना है, मतलब जो पोटेंशियल B पे है और A पे है उनका डिफरेंस बताना है। अगर देखिए करंट चेंज हो रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इसमें क्या होगी, इस इंडक्टर के थ्रू EMF इंड्यूस होती है, जो कि हम कैसे लिखते होते हैं -L DI बाई dt। L अपना क्या रहता है उस इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस, और ये क्या है करंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस साइन है, मतलब अगर करंट घटेगा तो ये बढ़ाने का काम करेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है तो ये घटाने का काम करेगा EMF। तो अपने को यहाँ पे करंट क्या दे रखे घट रहा है, तो EMF ऐसे इंड्यूस करेगा, उसको करंट को बढ़ाना है। तो अगर देखिए करंट ऐसे राइट साइड पे जा रहा है तो बढ़ाना है, तो एज ए बैटरी की तरह ये काम करेगा, ताकि उसी डायरेक्शन में करंट भेजेगा जो कि EMF E के इक्वल है ना। इसका मैग्नीट्यूड जो है L इंटू DI बाय dt। तो अगर अपन देखें अपने को सेल्फ इंडक्टेंस जो कि इसकी कितनी दे रखी है 5 मिली हेनरी दे रखी है, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, और करंट किस रेट से घट रहा है 500, ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर -3, जो कि कितना बन जाएगा 2.5 वोल्ट। अब इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। यहां पे पोटेंशियल VA, करंट ऐसे जा रहा है तो इधर हाई पोटेंशियल इधर लो, और यहां पे पोटेंशियल VB। तो हम क्या लिखेंगे, VA इस साइड जा रहा हूं, इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल घट रहा है, कितना घटेगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 10। इसमें भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ गया 2.5, और ये सबका मिलके किसके इक्वल बन गया, ये VB के। और मुझे निकालना क्या है VB माइनस VA, तो इस VA को उधर लेके चलते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, करंट की वैल्यू 7, रेजिस्टेंस अपना 1, 10 प्लस 2.5, इधर VB माइनस VA। अगर देखिए कितना बन जाएगा 12.5 माइनस 7, जो कि कितना आ जाएगा 5.5 वोल्ट। चेक करते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 4 बन जाएगा, तो VB माइनस VA कितना है 5.5 वोल्ट। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।
चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, दो करंट दिया हुआ है सर्किट ए में और बी में रिस्पेक्टिवली। लॉन्ग टाइम के बाद बताना है, जब इस की को क्लोज कर देंगे तो लॉन्ग टाइम के बाद दोनों सर्किट में क्या करंट रहने वाले हैं वो बताने हैं। तो अपने को पता है जब जस्ट आफ्टर द प्रेसिंग द स्विच बोलता होता है तब ये इंडक्टर ओपन की तरह काम करता होता है, एज ए ओपन सर्किट की तरह। बट अगर लॉन्ग टाइम बोल दे तो लॉन्ग टाइम के बाद ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो इंडक्टर है एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये ऐसा क्यों करता है ना, इसके पास सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस करता होता है। जैसे ही मैंने क्लोज करा करंट जीरो से बढ़ना शुरू हो गया तो वो अपोज करने लग जाएगा, एकदम से बहुत ज्यादा अपोज करेगा तो स्टार्टिंग में एज ए ओपन की तरह। बट जब लॉन्ग टाइम में चलेंगे करंट ऑलमोस्ट क्या बन चुका होगा, कांस्टेंट। करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा तो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। जब करंट का चेंज आएगा तभी ईएमएफ इंड्यूस करेगा और तभी कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप बनने वाले हैं। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम सर्किट में करंट कांस्टेंट हो चुका है, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, कुछ अपोज नहीं कर रहा, तो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो यहां भी एज ए सिंपल वायर बन जाएगी, यहां भी क्या बन जाएगी, सिंपल वायर। मुझे टोटल करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस देखते हैं, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर देखें ये दोनों पैरेलल में है तो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इंटू 2R डिवाइड बाय R प्लस 2R। तो ऊपर आ गया 2R का स्क्वायर, नीचे कितना 3R, तो क्या बन रही है 2R बाय 3। अब इस सर्किट के लिए देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर देखें इस रेजिस्टेंस को कोई काम ही नहीं रहेगा क्योंकि ये वाली आर्म क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट की कितनी है, 2R। दोनों के लिए करंट लिखते हैं। ए वाले के लिए करंट क्या बनेगा, टोटल वोल्टेज V और टोटल रेजिस्टेंस अपनी कितनी 2R बाय 3। 3 ऊपर जाएगा, 3V बाय क्या आ जाएगा 2R। बी वाले केस के लिए वोल्टेज V, नेट रेजिस्टेंस कितनी 2R, तो करंट कितना आ जाएगा V बाय 2R। एक में आ रहा है 3V बाय 2R, दूसरे में V बाय 2R, तो ऑप्शन 3 बन जाएगा। बस ये याद रखना है, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर बोला है तो इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग स्विच बोल रहा है तो उसको ओपन कर देंगे वहां से सर्किट को। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा है, एक स्मॉल स्क्वायर लूप है जिसकी साइड अपने को L, तो एक स्मॉल साइज का स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, स्मॉल L। प्लेस करा हुआ है कहां पे, एक लार्ज स्क्वायर लूप के अंदर जिसकी साइड कैपिटल L है, और अपने को बोल रहा है बड़ा L उस छोटे L से बहुत बड़ा है। तो मतलब ये जो अंदर वाला स्क्वायर है बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे ही रखा हुआ है। लूप जो है कोप्लेनर है, सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, और अपने को क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। मतलब अगर मैं इसमें कुछ करंट में चेंज आएगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होने वाला है ना, कितना वो फ्लक्स का चेंज रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, वो किससे बताया जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से बताया जाता है। तो अगर मैं मान लूं कि बाहर वाली लूप में कुछ करंट आ ही जा रहा है, तो अंदर वाली जो लूप होगी इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक होने वाला है वो मैं कैसे लिखने वाला हूं, जो भी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो इनटू जो करंट इसके थ्रू जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतना ही उसके थ्रू क्या रहेगा, फ्लक्स रहेगा। तो जो फ्लक्स अंदर वाली लूप में जाने वाला है वो जो बाहर वाली वायर में करंट है उसके क्या रहेगा, डायरेक्टली रहेगा। कांस्टेंट जो रहता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालना है जो कि क्या आ जाएगा phi बाय I। अब फ्लक्स देखते हैं कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो फ्लक्स कितना आएगा इसके थ्रू, जो भी मैग्नेटिक फील्ड 2 लूप का यहां पे आया होगा इनटू एरिया किसका, इस वाली लूप का। मैग्नेटिक फील्ड 2 वाले की वजह से एरिया किसका, 1 वाली लूप का, B2 इंटू एरिया 1 अगर मैं एरिया की बात करूं, स्क्वायर शेप है तो उसका एरिया तो कितना, साइड का स्क्वायर स्मॉल L स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय I।
अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इसका साइज बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे ही है, तो मुझे बड़े स्केयर का उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो पहले वो निकालते हैं, फिर यहां पे रख देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो अपने पास ऐसे बड़ा स्केयर है, करंट हमने कुछ माना ऐसे आई चल रहा है, मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका। ऐसे उस पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ेंगे हम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना है, L/2 रहेगा। ये एंगल कितने बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं। सेम बाकी पोर्शन के लिए भी सिमिलर ही रहने वाला है। तो नेट फील्ड जो O पॉइंट पे 4 टाइम किसी भी एक का निकालो, मान लो इसकी वजह से B आएगा, इसी का 4 टाइम कर देंगे क्योंकि चारों का सिमेट्रिकल है, सेम ही रहने वाला। तो ये फील्ड लिखते हैं। मुझे पता है स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे लिखा जाता है, μ0/4πd। ऐसे स्ट्रेट वायर है, करंट आई जा रहा है, इस P पॉइंट पे अगर देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, एंड पॉइंट को हम जोड़ते होते हैं, ये एंगल अपना एक साइड θ1 दूसरी साइड θ2। तो μ0/4πd cos θ1 प्लस cos θ2, ये मैग्नेटिक फील्ड रहता होता है स्ट्रेट वायर की वजह से। तो यहाँ भी अपनी स्ट्रेट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 और दोनों एंगल कितने बन रहे हैं, 45। तो यह आ जाएगा μ0I/4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, दोनों 45 में 2 टाइम cos 45 आ जाएगा। 4 से 4 कट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 μ0I/πL, और इधर 2 into क्या आ जाएगा, 1/√2। √2 से इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, √2। क्या बन जाएगा, 2√2 μ0I/πL। ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रख देते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पे प्लग करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपना आ रहा था 2√2 μ0I/πL। अगर देखें ये I से I तो क्या हो जाएगा, कैंसर। तो क्या बन जाएगा, 2√2 μ0 स्मॉल l का स्केयर बाय पाई इंटू कैपिटल। चेक करते हैं ऑप्शन, अगर देखें ऑप्शन 3 बन जाएगा, 2√2 म्यू इंटू स्मॉल l का स्केयर बाय पाई इंटू कैपिटल। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।